साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां पर बात आ रही थी कि दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने वाले हैं। वही अब नई खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि राज ठाकरे ने चुपके से जाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। 5 स्टार होटल में हुई ये मुलाकात 1 घंटे तक चली और जानकार सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच कोई बड़ी डील भी हुई है। अब भले उद्धव ठाकरे के लिए ये झटके भरी खबर है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव के लिए एक नया गठबंधन दिख रहा है और वो है बीजेपी का राज ठाकरे के साथ। तो आपको भी राज ठाकरे और सीएम फडणवीस की इस मुलाकात की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे एडी चोटी का जोर लगाकर राज ठाकरे को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं, कभी सामना अखबार में अपने साथ फोटो छपवाते हैं तो कभी भाईचारे को लेकर बयान देने में पीछे नहीं रहते। आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी इसी कोशिश में लगे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की खबर, सीक्रेट मुलाकात की खबर चौतरफा फैल गई। अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अचानक मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में काफी बातचीत भी हुई। ताज लैंड्स एंड में दोनों नेताओं में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन अब राज ठाकरे ने मनसे नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया है, अहम मीटिंग रखी है, इमरजेंसी मीटिंग रखी है और शायद बहुत बड़ा ऐलान राज ठाकरे अब कर सकते हैं। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद अब राज ठाकरे अपने नेताओं से ये चर्चा करना चाहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन करने के क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे के शिव तीर्थ यानी कि राज ठाकरे के घर पर मुंबई, ठाणे और पालघर के सभी शहर प्रमुख और उप शहर प्रमुखों को बुलाया गया है और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, बहुत इमरजेंसी में आयोजित की जा रही है। अब राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या बात हुई ऑफिशियल, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि दोनों की मुलाकात बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर ही थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि दोनों भाई साथ आते हैं तो आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, राजनीति में सबको सबसे लेना देना होता है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात 1 घंटे तक चली और सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में चुनाव को लेकर ही चर्चा की गई है। अब भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सभी जानते हैं कि जमीनी तौर पर, धरातल पर राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, गली मोहल्ले में राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए राज ठाकरे को साथ लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वहीं राज ठाकरे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो क्या नतीजे होंगे, इसकी जानकारी वो अपने नेताओं से ले रहे हैं। राज ठाकरे की सीएम से मुलाकात और फिर बैठक के बीच अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या भाई उद्धव ठाकरे को दिया वादा तोड़कर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में यही चर्चा थी कि ठाकरे भाई सारे गिले शिकवे मिटाकर एक बार फिर से साथ आएंगे। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे थे। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर भी छपी थी, जिस पर लिखा गया था कि महाराष्ट्र की जनता का जो फैसला होगा वही होगा। इसके बाद से ये लगभग तय हो गया था कि बाल ठाकरे की शिवसेना वापस आने वाली है। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ आने की खबर लगभग कंफर्म होती दिख रही थी, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये उन दोनों भाइयों का अपना मसला है, वे खुद निपटाए, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज ठाकरे ने बिना किसी सीट पर उम्मीदवारी जताए बीजेपी को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। प्रचार के दौरान राज ठाकरे कई बार पीएम मोदी के साथ
मंच साझा भी करते दिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया था। वहीं विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मन बनाया कि वे बीजेपी का साथ नहीं देंगे बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मनसे ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए थे। अब समय निकाय चुनाव का है, जिसमें राज ठाकरे पूरा गणित लगाने के बाद सही फैसला लेना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नफा नुकसान तोलने के बाद राज ठाकरे आखिरकार बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करते हैं। चुनावी समीकरण देखें तो राज ठाकरे की हिस्ट्री कोई खास नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 0 नतीजे रहे और बीएमसी चुनाव पर अब राज ठाकरे की नजर है और राज ठाकरे इसीलिए सोच समझकर गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी के लिए ये आखिरी मौका हो। अगर इसमें इनकी पार्टी कुछ दमखम नहीं दिखा पाई तो आगे के लिए राज ठाकरे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या राज ठाकरे चुनाव के लिए भाई उद्धव ठाकरे से किए वादे को तोड़ने जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने जा रहे हैं? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे और उनके निधन की खबरें भी सामने आ चुकी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक हादसे में पूर्व सीएम रूपाणी को नहीं बचाया जा सका है। इसके अलावा इस विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इसमें 53 ब्रिटिश के, 7 पुर्तगाल के और एक कनेडियन नागरिक भी शामिल था। हादसे की जगह से अब तक अनगिनत शव मिलने की खबर सामने आ चुकी है और ये सब इतना दर्दनाक, इतना भयानक है कि हम आपको ना इनकी तस्वीरें दिखा सकते हैं और ना ही वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बेहद बुरी हालत में है। इन सब की पहचान भी सिर्फ डीएनए के जरिए ही हो सकती है, बाकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। आप मेरे शब्दों से समझ सकते हैं कि यहाँ का मंजर कितना बुरा रहा होगा। यहाँ आपको बता दिए, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहाँ अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स रहते हैं और वहाँ से भी कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। वो पूरी बिल्डिंग बुरी तरह जल चुकी है। इसके अलावा वहाँ पार्किंग में खड़ी कई कार जल चुकी है। कई मकानों के ध्वस्त होने की खबरें भी है, यानी कि ये नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इसको लेकर बॉलीवुड के, बिजनेस जगत के, पॉलिटिकल सब लोग दुख जता रहे हैं। शोक और श्रद्धांजलि सभी यात्रियों को अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे, इस मंजर से परे, संजय राउत ने कुछ ऐसा इस हादसे को लेकर बोल दिया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसे शब्द बोलना बिल्कुल भी सही नहीं माना जा रहा। तो मुंबई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस पूरे हादसे को सबसे पहले तो लापरवाही का नाम दिया। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि इतना बड़ा प्लेन जा रहा था तो पहले उसकी पूरी तरह जांच क्यों नहीं की गई? आखिर कुछ ही पलों में ये सब कैसे हो गया? यानी कि ये पूरी तरह लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद में सूत्रों की माने तो संजय राउत ने इशारों में ये भी कहा कि लापरवाही से ज्यादा यहाँ पर साजिश भी नजर आ रही है और ये एक राजनीतिक साजिश मुझे लग रही है। मुंबई मीडिया की माने तो संजय राउत ने यहाँ पर इशारा किया कि विमान में कुछ ऐसे लोग सवार थे जिनको निपटाए जाने की साजिश के तहत ये इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया है। हालांकि संजय राउत के अपने शब्दों में इसे अभी तक सुना नहीं गया है। मुंबई मीडिया की रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक संजय राउत ने ये सब कहा है। संजय राउत ने इस पूरे हादसे को राजनीतिक साजिश करार दिया है। हालांकि इसका कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है, इसका कोई वीडियो अभी तक नहीं है। लेकिन मुंबई मीडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि संजय राउत ने ऑफ कैमरा ये सब कुछ कहा है और इस पूरे प्लेन हादसे को राजनीतिक साजिश करार दिया है। यहाँ आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1171 ने दोपहर के 1:38 बजे उड़ान भरी थी और 2 मिनट बाद 1:40 पर ये क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठ गया और बहुत बुरी तस्वीरें सामने आई। हादसे के बाद में तुरंत रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया। अलग अलग जगह झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस की आवाज से पूरा शहर दहल उठा। ये बहुत बुरा हादसा हुआ। इस हादसे पर हर कोई अपना अफसोस जता रहा है। बॉलीवुड के अक्षय कुमार हो, वरुण धवन हो या फिर पॉलिटिकल जगत से पीएम नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सबने इस हादसे पर दुख जताया है और जो पैसेंजर सवार थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। लेकिन वाकई में ऐसे में संजय राउत का ये बयान, संजय राउत के ये बिगड़े बोल किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत क्या अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते? क्या वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं? विमान हादसे को राजनीतिक साजिश करार देना संजय राउत की किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।